इस वीडियो में जनसंचार से संबंधित कंपटीशन और क्लास 12 के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ध्यान से सुनो। भारत की न्यूज एजेंसी का नाम बताइए। तो अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख न्यूज एजेंसी, जिसको पीटीआई भी कहते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और आपको बता दें कि इस सीरीज के जितने इसमें प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें और कई बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें लास्ट तक। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, आप बताइए। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? यह बहुत प्रमुख प्रश्न है और बहुत बार आया है। तो आपको बता दें कि किसी खास मुद्दे या विचारधारा का प्रचार करने वाली पत्रकारिता को ही एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। यानी किसी खास मुद्दे के पक्ष में जनमत या प्रचार करने वाली पत्रकारिता ही एडवोकेसी पत्रकारिता कही जाती है। अब एडवोकेसी में ही निहित है किसी की तरफदारी करना, तो ये किसी मुद्दे की तरफदारी करती है, किसी विचारधारा का प्रचार करती है एडवोकेसी पत्रकारिता। अब अगला प्रश्न है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? फ्री से तात्पर्य है कि स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांसर पत्रकार वह होते हैं जो किसी एक समाचार पत्र से नहीं जुड़े होते हैं। वह कई समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं और काम के अनुपात में ही वेतन भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को हम फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। यह स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? तो वॉचडॉग से कुछ लोग इसे लिख देते हैं कुत्ते की तरह नजर रखने वाली पत्रकारिता। तो यह बहुत ही गलत उत्तर है और सही उत्तर इसका है कि सरकारी कामकाज पर नजर रखने वाली पत्रकारिता ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। और सरकारी कामकाज से जब आपने देखा तो एक पक्षधर मीडिया होती है जो सरकार के कामों का पक्ष लेती है, लेकिन यह पक्षधर मीडिया नहीं होती है, वरन सरकार के कामकाज पर ये नज़र रखती है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? बहुत ही सरल प्रश्न है और इसने एक युगांतकारी दृश्य उपस्थित किया है विश्व के इतिहास में। यह है 11 सितंबर 2001। इसको याद रखें, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें अमेरिका की 2 विशाल बिल्डिंगें गिर गई थीं और इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड में भी कई बार आया है। तो देखिए, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की वह शैली है जिसमें मुख्य बातों को पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि मुख्य बातों को पढ़ने के बाद कोई समाचार पढ़ने के लिए समय न हो तो नहीं भी पढ़ सकता है। तो मुख्य बातों को पहले लिख करके बाद में समाचार का विस्तार करना ही उल्टा पिरामिड शैली का मुख्य अंग है। यह समाचार लेखन की एक प्रमुख शैली है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बहुत प्रचलित हुई। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? देखिए, ड्राई एंकर वह एंकर होता है जो खुद ही समाचार को प्रस्तुत करता है और किसी भी समाचार से संबंधित कोई दृश्य, वीडियो या अन्य चीज़ें नहीं दिखाता है, फ़ोन इनका आदि का प्रयोग नहीं करता है। एंकर खुद ही समाचार को प्रस्तुत कर रहा होता है। तो ऐसे एंकर को हम लोग ड्राई एंकर कहते हैं। इसे विशेष रूप से याद रखें। और एंकर पैकेज किसे कहते हैं? एंकर पैकेज से तात्पर्य है कि एंकर जिन घटनाओं, दृश्यों को कवरेज करता है उसमें जो चित्र दिखाता है, वीडियो दिखाता है, MP3 सुनाता है, किसी की बाइट लेता है या फ़ोन इन का प्रयोग करता है, ये सारी चीज़ें मिला करके एंकर पैकेज कहलाती हैं। माने एंकर जिन भी चीज़ों का सहारा समाचार प्रस्तुत करने के लिए लेता है वो सब सामूहिक रूप से एंकर पैकेज कहलाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है और बोर्ड में बार बार आया है। ककार कितने हैं, नाम बताइए। ककार तो आपको याद होगा, नहीं याद होता तो देखिए, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, याद रखना बहुत जरूरी है। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इसे बार बार चलते फिरते आप वो बोलेंगे और एक कागज पर लिख करके रटते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ककार का 6 प्रकार के होते हैं, तो आप इसे याद रखें। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? पीत पत्रकारिता से तात्पर्य होता है सनसनीखेज खबरों की कवरेज करना, जिससे सनसनी फैलाना।
तो यह क्या होता है, इसके बहुत सारे माध्यम होते हैं किसी की व्यक्तिगत या कुछ ऐसी जानकारियां जुटाने को, या निजी जानकारियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो सनसनीखेज पत्रकारिता ही पीत पत्रकारिता कहलाती है, इसे विशेष रूप से याद रखें। इसमें सनसनी शब्द याद रखने से आपको पीत पत्रकारिता की व्याख्या आसानी से हो जाएगी। लाइव क्या है, तो ध्यान दीजिए। लाइव होता है खबरों का सीधा प्रसारण, माने घटना स्थल से किसी पत्रकार का उपस्थित होकर के जब वो खबरों का सीधा प्रसारण करता है, दर्शकों तक पहुंचाता है, तो उसे ही हम लाइव कहते हैं। अब क्रिकेट पे देखिए, जब भी क्रिकेट का होता है तो ऊपर लाइव भी लिखा रहता है, तो यही चीज लाइव है। स्वतंत्रता पूर्व के 5 पत्रकारों के नाम बताए। अब जानते हैं कि सबसे पहले पत्रकार तो पूरे विश्व के नारद जी हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पहले गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी भी समाचार पत्रों का संपादन करते थे, इसलिए पत्रकार रूप उन्होंने भी काम किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी का संपादन किया था। लाला लाजपत राय ने भी समाचार पत्रों का संपादन किया था। बाल मुकुंद गुप्त तो प्रसिद्ध नहीं, इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग भी इस कड़ी में गिनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ आप तो 4 याद रखिए ताकि कभी भी पूछने पर आप लिख सकें। स्वतंत्रता के बाद के 2 पत्रकारों के नाम बताइए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पहले और बाद के, तो 2 पत्रकार अगर आपको याद करना है तो धर्मवीर भारती भी बहुत अच्छे हैं, और सच्चानंद हीरानंद वासैन अज्ञे, यानी केवल अज्ञे भी लिख देंगे तब भी काम चलेगा। तो ये 2 पत्रकार आपके पाठ्यक्रम में भी हैं, और वैसे भी आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। आजादी पूर्व के पत्र, समाचार पत्र, माने आजादी के पहले के, माने स्वतंत्रता पूर्व के कौन कौन से समाचार पत्र हैं, इसे आपको बताना है। तो देखिए, दैनिक जागरण बाद का है, लेकिन इसके अलावा आज है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला, कर्मवीर, विशाल, भारत और प्रताप वगैरह आज़ादी के पूर्व के समाचार पत्र हैं, तो इसे याद रखें। और पहला बंगाल गजट हो गया, और दंतमार्तन जैसे समाचार पत्र भी इस कड़ी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आपको याद रखना ही रखना है। तो आज़ादी के पूर्व थे, तो इसलिए आराम से दे सकते हैं, आपको इसमें मिल जाएगा। और आज की प्रमुख समाचार पत्रिकाएं कौन सी हैं, तो कई हैं, लेकिन उसमें 2 नाम आप याद रखिए जो बहुत ही आज के डेट में प्रचलित हैं, इंडिया टुडे और आउटलुक। ये दोनों आज भी छपती हैं, और इनका समाचार चैनल पर और समाचार के कवरेज में हिंदी में भी और अंग्रेजी में दोनों ही छपती हैं, तो आप इसे याद रखें। तो इंडिया टुडे और आउटलुक याद रखें। आज के प्रमुख समाचार पत्रिकाएं तो गए। डिकोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग से तात्पर्य है कि जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है, तो वही क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। अथवा प्राप्तकर्ता संदेश को जो समझने की प्रक्रिया करता है, वो भी डिकोडिंग कहलाती है। तो डिकोडिंग को याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माने विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलने की क्रिया ही डिकोडिंग है, अथवा प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश की समझने की प्रक्रिया भी डिकोडिंग कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक आज के संचार प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है। जो प्राप्तकर्ता है उसने संदेश को कितना समझा है, और समझने के बाद वह कितने प्रश्नों को उत्तर दे सकता है, यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है। तो आप इसे याद रखें कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया ही फीडबैक कहलाती है, और फीडबैक लेना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संचार प्रक्रिया में, और अगला देखिए, शोर को परिभाषित करें। शोर क्या चीज है? हमने संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं ही क्या कहलाती हैं? शोर कही जाती है। जैसे कंप्यूटर में बगिंग और डीबगिंग है, यानी कंप्यूटर कोई खराब हो जाए तो बगिंग है। उसी प्रकार से संचार प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आ जाए तो उन बाधाओं को ही हम शोर कहते हैं। तो शोर को तो याद रखने में कोई भी समस्या है नहीं, आप जरूर याद रखेंगे। तो आपने जो ये वीडियो देखा है, ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक करें। और प्रिंट मीडिया के लाभ बताइए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रिंट मीडिया माने जो छपा छपाया माध्यम है उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं।
तो प्रिंट मीडिया को हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। माने प्रिंट मीडिया का स्थायी माध्यम है, इसके द्वारा सूचना को बहुत दिनों तक रखा जा सकता है और सुविधा अनुसार कभी भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंट मीडिया के बहुत अत्यधिक लाभ हैं और एक प्रकार से प्रिंट मीडिया सबसे प्राचीन माध्यम तो है ही और आज भी बहुत ही लोकप्रिय बना हुआ है। छापेखाने का आविष्कार किस देश में हुआ? तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, क्योंकि छापाखाना जर्मनी में बना था और गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया था और ये है 1456 के पहले हुआ था और उसके ठीक 100 साल बाद 1556 में भारत में यह आया और गोवा में खुला था और पहले छपी हुई पुस्तक बाइबिल मानी जाती है, क्योंकि ईसाइयों को उस समय बाइबिल का प्रचार करना था। तो उन्होंने छापेखाने को भारत में भी लाया और विश्व के कई भागों में स्थापित किया और बाइबिल छापी ताकि वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सके। तो देखने के लिए धन्यवाद और इसे शेयर अवश्य करें।